वो सारी व्यवस्थाएं मिलती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं में जिस प्रकार की जागृति आई है वो कम संसाधनों के बावजूद भी बहुत देखने लायक है। महिलाओं के 33% आरक्षण की आप बात कर रही थी, महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, महिला आगे भी बढ़ रही है, लेकिन हमेशा से कहा जाता है कि जब निर्णायक भूमिका निभानी होती है महिलाओं को, तब महिलाओं के बदले उनके घर के लोग उनके हिस्से का निर्णय लेते हैं। ये घरेलू परिप्रेक्ष्य में भी हम देखते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी हम देखते हैं। क्या महिलाएं निर्णायक भूमिका में आ पाई हैं? जैसे हम कहते थे ना, सरपंच पति फैसले ले रहे हैं, राबड़ी देवी के फैसले कौन लेते थे ये सभी को पता है। इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं। तो ये वाकई में होता है, क्योंकि आप तो राजनीतिक परिवार से आती है, तो मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे कि निर्णय कौन लेता है। आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और आप भी शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे देश की हमारे समाज की सामाजिक व्यवस्था ही इस प्रकार थी कि हमेशा घर की महिलाएं परिवार की सहमति से ही आगे बढ़ती हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर राजनीति में आने का निर्णय होता है तो परिवार की सहमति होती है, तभी वो आगे बढ़ती हैं, तभी वो आगे आती हैं। लेकिन एक बार सार्वजनिक जीवन में काम करने के लिए जब वो घर से निकलती है और उसको अवसर मिलते हैं तो फिर फैसले वो खुद लेती है, फिर वो किसी पर डिपेंड नहीं होती, क्योंकि वो आत्मविश्वास उनके अंदर आ जाता है। तो यह बात कहना बिल्कुल गलत है। हो सकता है कुछ परसेंट अभी होता होगा, उसमें मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर सकती, लेकिन अधिकांश जगह हमने ये देखा है कि महिलाएं, क्योंकि मैं खुद मेयर रही हूँ और मेरी 50% महिलाएं मेरे साथ पार्षद थीं और मैं देखती थी कि उसमें से कुछ ही ऐसी पार्षद होंगी जो कुछ निर्णय लेने में संकोच करती थी, लेकिन अधिकांश पार्षद ऐसी थी कि जब वो जनप्रतिनिधि बनी तो वो बहुत बेबाकी से निर्णय लेती थी और बहुत दमदारी से काम करती थी। एक आत्मविश्वास उनके अंदर दिखाई देता था जो निश्चित रूप से इस बात का परिचायक था कि घर की चारदीवारी से महिलाएं जब सार्वजनिक जीवन में काम करने के लिए निकली है तो उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है, परिवार का सहयोग भी मिलता है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ परिवार पर ही डिपेंड होती हैं। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सशक्तिकरण का सबसे अच्छा मीनिंग यही होगा जब महिलाएं खुद निर्णय लेने की उनमें क्षमता हो। 1 साल बहुत शानदार आप लोगों ने काम किया, अगले 1 साल के लिए क्या रोड मैप है आपकी सरकार का? सरकार का रोड मैप तैयार हुआ है और हम उसके ऊपर आगे काम करेंगे और हमारी कोशिश यही है कि मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस हमको देना है। मध्य प्रदेश को विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च राज्य बनाना है और इस दिशा में जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सभी हमारे मंत्रियों से और साथ ही सभी विधायकों से भी अपने अपने क्षेत्र का रोड मैप ले रहे हैं और उसके आधार पर आने वाले समय में काम किया जाएगा। मुझे लगता है कि एक सबको साथ लेकर चलने की जो परंपरा का निर्वहन उनके माध्यम से हो रहा है, आने वाले समय में निश्चित रूप से उनकी इस सोच को फलीभूत करने में हम सब का प्रयास होगा और हम सब यही चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सर्वांगीण विकास की दृष्टि से आगे बढ़े। मध्य प्रदेश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को इस बात का एहसास हो कि ये सरकार वास्तव में उनके कल्याण के लिए काम कर रही है और इस 1 साल में हमारी सरकार ने ये साबित भी करके दिखाया है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जनता की सरकार है, जनता के कल्याण करने वाली सरकार है और इसलिए सबसे पहला निर्णय ही अगर हुआ था तो इस बात का हुआ था कि चूँकि सरकार जनता के लिए है तो किसी भी नागरिक के साथ कोई भी अधिकारी कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा। अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इस प्रदेश में रहने वाला हर नागरिक सुरक्षित अपने आप को महसूस करे और साथ ही वो अपने साथ हो रहे किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सके। बहुत शुभकामनाएं आपको इस 1 साल को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए और बहुत आभार आपका आज हमारे साथ संवाद के इस महामंच में जुड़ने के लिए, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने ये सेशन सुना और आपका हमारे साथ मंच पर रहने की मैं रचना जी से रिक्वेस्ट करूँगा जो है वक्त दिया है अपना इस मंच को, माइंड समिट को ज्वाइन किया है, हम सबकी तरफ से आभार के साथ स्मृति चिन्ह है, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है। जोरदार तालियां हो जाएं।